इस वक्त सबसे ज्यादा जो मसला है वो है कमर दर्द का। इसकी क्या वजूहात है? बैड सिटिंग पोस्चर, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ स्ट्रेचिंग और इमोबिलिटी की वजह से ये मसाइल आते हैं। आप सुबह उठते हैं और आपकी गर्दन मुड़ी होती है, क्या वजह है? सराहना ठीक नहीं है, सराहने को ठीक करना है, या हम लेटे दुरुस्त समत में नहीं है? सराहने का रोल बहुत कम है, लेकिन बैड स्लीपिंग पोस्चर जो है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसी पोजीशन बैठने की अगर आप बताएंगे कि यार ये बच्चों में ये जो मसाइल है ये नहीं हो सकते, अगर आप घर में इन टिप्स पे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके बच्चों की बचत हो सकती है। लेस स्क्रीन टाइम, ठीक हो गया जी, एंड मोर फिजिकल एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटीज में उनको इनरोल करें। और ये कोई मैं बहुत रॉकेट साइंस नहीं बता रहा। राइट सेटिंग पोस्चर होना कि वो गैजेट में ऑल द टाइम इस पोजीशन में लगे हुए, ठीक है, तो अपने बच्चों को जरा गाइड करने की जी बैक स्ट्रेट रखें, ठीक है, पूरा फुल सपोर्ट के साथ, प्लस ये कि हर घंटे बाद उससे वो गैजेट ले लिया करें। गोडे नी जी बिल्कुल ये खराब हो जाते हैं या दर्द होना शुरू कर जाए, कई लोग कहते हैं भैया सर्जरी कर लो। आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप उसको दोबारा वापस करा सकते हैं बगैर किसी सर्जरी के? बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बिल्कुल बोन टू बोन कांटेक्ट आ जाता है, यानी इसके बीच में जो भी आपने जेल कहा या जो उसको मेनिस्कस कहते हैं या डिफरेंट किस्म की उसमें पैडिंग होती है, वो खत्म होकर बोन टू बोन कांटेक्ट आ गया, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। आपका बॉडी वेट आपका मसल नहीं ले रहा, वो डायरेक्ट आपके बोन्स और जॉइंट्स पे जा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो गैप कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और फिर इस तरह के मसाइल आते हैं। लड़कियां जाहिर बात है अपना केयर करती हैं, और फिर आज फैशन का दौर भी है, फिर उसमें फंक्शंस में या वैसे भी सैर सपाटे पे जाना है तो वो ऊंची हील्स का इस्तेमाल करती है। आपको क्या लगता है कि कोई नुकसान है, उसके कोई फायदे हैं? कि जब हील्स वो पहनना शुरू कर देते तो वो बॉडी का अलाइनमेंट डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लाइन होता है ना आपकी बॉडी में, वो आगे पीछे होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी नी पे स्ट्रेस आता है और फिर खवातीन में मोस्टली पेल्विक फ्लोर के यानी कि पेल्विस के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं एक्सल टीवी। नाज़रीन, आज बात करेंगे खासकर उन मसाइल पे जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि यानी वो ज्यादा हो रहे हैं, और वो खासकर शाटिका का मसला हो या कमर दर्द हो, या अगर हम देखें दीगर जो दर्द के मसाइल हैं, उन मसाइल को कैसे, उसका क्या सोल्यूशन है, क्या टैबलेट या ऑपरेशन की तरफ जाया जा सके, या और भी इसके मसाइल, ये जो मसाइल हैं इनका हल मौजूद है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर बुरहान राबी हमारे साथ हैं, और ख़ासकर अगर हम देखें इस्लामाबाद के टॉप डॉक्टरों में उनका शुमार होता है और फिजियोथेरेपिस्ट हैं। मैं खुद उनसे अपना ट्रीटमेंट करा रहा हूँ क्योंकि हमारी भी हड्डियाँ जो है ना उसमें बड़े मसाइल हैं। सो बहरहाल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, इस वक्त अगर हम देखें, उमूमन हम देखते हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मसला है वो है कमर दर्द का। इसकी क्या वजूहात है? बैक पेन जो है जी, मैं ये कहूँगा कि हमारे सोसाइटी में 95% लोगों को बैक पेन होता है। मैं लास्ट 2 वीक्स के आपको ना कुछ ज़बरदस्त किस्म के फैक्ट्स बताता हूँ, क्लिनिकली ज़बरदस्त, ठीक है। वैसे बड़े मायूसकुन बातें हैं कि 8 साल का बच्चा, ठीक है, 11 ईयर्स की बच्ची, ठीक है, वो बैक पेन के साथ आए ना करें। कैन यू बिलीव? अब 8 साल 11 साल में हम और आप अगर अपनी उम्र या बचपन की बात करें तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता, ठीक है। बैक पेन होता था, कमर दर्द होता था कहीं 40s में, कहीं 50s में लोगों को, ठीक है। बैड सिटिंग पोस्चर, मोबाइल फोन और गैजेट्स का इस्तेमाल, बच्चे ऑल द टाइम ऐसे इस पोजीशन में बैठे रहते हैं, रात गुजर जाती है, आजकल बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, ठीक है, पूरी पूरी रात वो वीडियो गेम्स और वगैरह पे लगे हुए हैं, ठीक है, और बैड सिटिंग पोस्चर में जिसकी वजह से मस्कुलर स्पैज़म आता है और मसल्स जो है वो स्टिफ होते होते फिर स्पाइन के प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू कर जाते हैं। और जो दफ्तरी कामकाज वाले लोग हैं, यानी कि जो मेरे जैसे लोग, आप हो गए, ऐसे जो है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, कंप्यूटर यूजर्स, बैंकर्स, जितने भी सिटिंग में जॉब करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में लोग होते हैं, सो उनको मोस्टली नेक पेन और बैक पेन, 2 मसाइल बहुत ज्यादा है, और वो भी बैड सिटिंग पोस्चर, लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ स्ट्रेचिंग और इमोबिलिटी की वजह से ये मसाइल आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मसाइल तो आपने बता दी, अब इसका हल क्या है? यानी हमने क्या करना है? अपने बैठने का ढंग ठीक करना है, या हमने एक्सरसाइज छोड़ दिया, या हमने आपने जो बात की, लेकिन जब हम इन सारी चीजों की तरफ नहीं आता है तो फिर हम टैबलेट की तरफ बढ़ जाते हैं। मेडिसिन आपके पास क्या उपाय है भाई? जी अच्छा जी, हम ये इस तरह से करते हैं जी कि हम विदाउट सर्जरी एंड विदाउट मेडिकेशन ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें मैनुअल थेरेपी आते हैं, एक्सरसाइज आता है, जिसमें कार्बोटिक एडजस्टमेंट आता
होता है, साथ में जो है कुछ और स्ट्रेंथ की एक्सरसाइजेज होती हैं, नर्व फ्लॉसिंग होती है, मुख्तलिफ किस्म के टेक्निक्स होते हैं। बट हमारा काम मेनली ये होता है कि मेडिसिन से और सर्जरी से जितने भी पेशेंट्स हो उनको बचाया जाए। प्लस ये है कि हम फिर छोटे छोटे एक्सरसाइजेस गाइड करते हैं, यानी कि आपका प्रोफेशन है, फॉर एग्जांपल आप सिटिंग में होते हैं, आप सिटिंग में 8 से 10 घंटे गुजारते हैं या 7 घंटे गुजारते हैं, और ये पहले साल आपको कोई तकलीफ नहीं, दूसरे साल तीसरे साल जैसे आपकी जॉब के 4-5 साल हो जाते हैं, आप अपनी बैक पकड़ के रह जाते हैं कि ओहो मेरी कमर में दर्द शुरू हो गया। फिर हम आपको क्या करते हैं कि जिस सिटिंग पोजीशन में हम आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइज डिजाइन करके देते हैं कि कुर्सी पे बैठ के आप वो वर्जिश करते हैं और आपके बैक के मसल से वो स्ट्रेस कम होता जाता है। इफ इन केस वो बहुत ज्यादा होता है तो फिर आपने 2-3 विजिट्स करने होते हैं क्लिनिक पे, ठीक है। हम मैनुअली डिफरेंट किस्म के मनूवर्स करते हैं, कुछ स्ट्रेचेस वगैरह करते हैं और आपको गाइड करते हैं जी कि आप अपनी जिंदगी में ये डिफरेंट स्ट्रेचेस और स्ट्रेंथ के कुछ एक्सरसाइजेस ऐड करें ताकि आप पेन फ्री जिंदगी गुजार सकें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज आपने देखा होगा कि अचानक आप सुबह उठते हैं और आपकी गर्दन मुड़ी होती है और आप सोचते हैं कि भाई सब अब ऐसे करूं तो हिल नहीं रही है, दर्द इतना ज्यादा और तकलीफ इतनी ज्यादा हो रही है। बिल्कुल, क्या वजह है? सराहना ठीक नहीं है, सराहने को ठीक करना है, या हम लेटे दुरुस्त समत में नहीं है, और फिर उसके लिए मैं टैबलेट की तरफ नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि आपको लाने का मकसद ये है कि दवाइयों से हम दूर रहें और आप उसका हमें कुछ सोल्यूशन बताएं। श्योर जी। सबसे बड़ी बात ये जी कि लोग अक्सर कहते हैं जी नेक में पेन हुआ बिकॉज ऑफ द पिलो, यानी कि सराहना तकिया ठीक नहीं है। ठीक है, सराहना तकिया तकरीबन सब ठीक होते हैं, ठीक हो गया। अब ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जी सराहना इतना पतला इतना ऊंचा, हाँ आपको एक हैबिट हो गई, मिसाल के तौर पर आप एक पतले सराहने पे आप यूज्ड हो गए, तो डेफिनेटली आपको फिर मोटा जो पिलो है वो आपको फिर सूट नहीं करता। बट ये है कि इस सराहने को इस्तेमाल कैसे करना है, यानी कि आपका राइट स्लीपिंग पोस्चर क्या होना चाहिए। अब काफी लोग होते हैं जो कि बाजू के नीचे और सर के बीच में, बाजू नीचे होता है, उसके ऊपर पिलो और फिर उसके ऊपर सर होता है, ठीक है। फिर मोस्टली लोग कंप्लेन ये क्या करते हैं जी कि मेरा बाजू सुन हो रहा है, ठीक है। साल 2 साल बाद उनका ये बाजू सुन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अच्छा। अब क्या होता है कि उसमें वो ब्लड सर्कुलेशन वो जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती और पूरे 8-10 घंटे आप सोए रहते हैं, बैड स्लीपिंग पोस्चर में होते हैं, जिसकी वजह से मसाइल पेश आते हैं बेसिकली। तो सराहने का रोल बहुत कम है, लेकिन बैड स्लीपिंग पोस्चर जो है ना वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा, इसमें फिर वही स्ट्रेचिंग वही चीजें आने की, क्योंकि हमारे पास इसमें सबसे पहले होता है पेशेंट एजुकेशन। अच्छा, पेशेंट एजुकेशन और काउंसलिंग ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है जी। क्योंकि हर मरीज ने अपने कुछ ख्यालात बनाए होते हैं कि नहीं यार मैं ये सराहना ऐसे नहीं ऐसे रख दूंगा तो ठीक हो जाएगा, ये नरम बिस्तर है मैं इसको ऑर्थो कर दूंगा, इसको मैं सख्त मैट्रेस कर दूंगा ठीक हो जाएगा। नहीं, क्योंकि आप अपने बॉडी को जो समझते हैं तो आप सिर्फ कंप्लेंट की हद तक समझते हैं कि मेरी नेक में ये पेन यहाँ से आ रहा है, बट हम आपको पूरी ह्यूमन बायोमैकेनिक्स, राइट स्लीपिंग पोस्चर, राइट सिटिंग पोस्चर और आपके बॉडी के मुताबिक आपकी हाइट क्या है, वेट क्या है, आपका जॉब नेचर क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, तो उसके थ्रू हम आपको काउंसल करते हैं और आपको लाइफस्टाइल समझाते हैं कि जी आपने इस तरीके से अपनी लाइफ गुजारी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने शुरुआत में एक बात की जिससे मुझे खौफ भी महसूस हुआ और कहीं ना कहीं चीजें हम करीब से देख भी रहे हैं। जो नई जनरेशन है, जो नई नस्ल है, क्या किया जा सकता है उनको? यानी मुझे याद है, आपको भी याद होगा, हमारे यहाँ तो छितर होते थे और मेरी अम्मा के पास ना जबरदस्त डंडा होता था और छतरोल होती थी। आजकल की माँ खुद बिजी हैं, कल आपने एक रील देखी होगी कि माँ मोबाइल में बिजी है और बच्चा जो है किडनैप हो गया कराची में। सो अब क्या करना है? मोबाइल तो इस्तेमाल करना है बच्चों ने, बिल्कुल, लेकिन सर कोई ऐसी पोजीशन बैठने की अगर आप बताएंगे कि यार ये बच्चों में ये जो मसाइल है ये नहीं हो सकते हैं, अगर आप घर में इन टिप्स पे काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके बच्चों की बचत हो सकती है। अच्छा जी, सबसे पहले ये कि लेस स्क्रीन टाइम, ठीक हो गया जी, एंड मोर फिजिकल एक्टिविटी, आउटडोर एक्टिविटीज में उनको इनरोल करें। और ये कोई मैं बहुत रॉकेट साइंस नहीं बता रहा, ठीक है, ठीक है। हमारे और आपके बचपन में यही आउटडोर एक्टिविटीज होती थी, ठीक है। ऐसे अभी क्या होता है कि हमें तो बाहर से लेके आया जाता था चित्रोल करवा के, ठीक है, स्पेशली, हाँ कि जनाब बस आप अंदर घुस जाएं घर में, टाइम हो गया, ठीक है, ऐसे ही है। अब आजकल चित्रोल करना पड़ता है कि जनाब आप बाहर चले, बाहर निकले और वो उठ नहीं रहा है, वो उठ ही नहीं रहा, बिस्तरे से भी नहीं उठ रहा, एग्जैक्टली। और वो ऑल द टाइम फोन में वो लगा हुआ है या किसी भी गैजेट में लगा हुआ है, ठीक है। सो सबसे पहली बात कि जी राइट सेटिंग पोस्चर होना कि वो गैजेट में ऑल द टाइम इस पोजीशन में लगे हुए हैं, ठीक है। तो अपने बच्चों को जरा गाइड करना कि जी बैक स्ट्रेट रखें, ठीक है, पूरा फुल सपोर्ट के साथ। प्लस ये कि हर घंटे बाद उससे वो गैजेट ले लिया करे ताकि वो जरा मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रो लेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, चीखम पुकार होगी, ठीक है, भाग दौड़ करेगा, वो भी उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, कि वो जो करेगा। सो वो चीजें होनी चाहिए। अब क्या करते हैं जी कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा मसरूफ है, ठीक है जी, और मतलब मेरे ख्याल से कि बगैर किसी रिजल्ट के मसरूफ है, कोई रिजल्ट है नहीं और मसरूफ है, बिजी है, कोई गोल नहीं और परेशानियां ली हैं जी। अच्छा,
तो उसकी वजह से बच्चों को गैजेट्स पकड़ा देते हैं, वो उसमें बिजी रहते हैं, फिर उनके फिजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। यानी कि अब 11 साल के 8 साल के बच्चों को जब ये बैक पेन शुरू हो गया तो अब क्या समझते हैं, जब यूनिवर्सिटी में इनरोल होगा, स्टडी करेगा, बैठेगा 2-2 3-3 4-4 घंटे पढ़ाई करेगा, तो फिर उसको मसाइल नहीं होंगे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो मैं बाहर था तो मैंने अब्रॉड में एक चीज़ देखी कि मैं स्कूल्स का विजिट भी मैंने किया, मैंने मुख्तलिफ गुरुद्वारों में, मसाजिद में मैंने बच्चों से मिला, जबरदस्त। मसाजिद में भी, गुरुद्वारों में भी, मंदिरों में भी और एजुकेशन डिपार्टमेंट में जी। बच्चों को कहा जाता था स्ट्रेट बैठो। बिल्कुल जी। हमारे यहाँ हम ऐसे यानी माजल के साथ, चाहे वो गुरुद्वारे हो चाहे वो मदरसे हो, बच्चों को ऐसे ही होना। ऐसे, हाँ, yes। तो इसका कितना, ये पोस्चर कितना आपको, आपकी बॉडी को इसका फिर आगे जाके नुकसान हो? मैं अपने घर के आपको एक बात एग्जांपल देता हूँ। मेरा छोटा भाई है जी, वो अभी उसने दीनी उलूम कंप्लीट किया, ठीक है। जी जी जी। अब वो मदरसे से फारिग हुआ है, और मदरसे से फारिग हुआ है तो उसकी एज है कोई 24-25, ठीक हो गया। लेकिन अभी से उसको, बल्कि साल पहले से उसको जो है वो नेक पेन और बैक पेन का कंप्लेंट शुरू हो गया है, ठीक है। क्योंकि वो जो बुक पड़ी होती थी, जो उनका किताब होता था, ठीक है, और जो भी टेबल या जो भी डेस्क होता था वो बहुत नीचे होता था, और उसकी हाइट तकरीबन कोई 6 फीट है, ठीक है। सो वो ऑल द टाइम इस तरह से आगे झुका होता था, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके 5 या 7 सालों में ये प्रॉब्लम डेवलप हो गया, ठीक है जी। राइट सिटिंग पोस्चर, अगर आपकी यानी कि सिटिंग ज्यादा है लाइफ में, तो आपके लिए राइट सिटिंग पोस्चर, कुर्सी का अच्छा इंतखाब, टेबल का सही इंतखाब, ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, एक चीज जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि भैया हमारी अम्माएं दूध पिलाती थी कि भैया बच्चे दूध पी लो, थोड़ी हड्डियां मजबूत होंगी। अब आजकल के बच्चों में मसाइल बड़े आ गए हैं कि भाई साहब ये नहीं करना है, लेकिन क्या आप उनको सजेशन देंगे कि इन बच्चों ने अगर स्ट्रांग रहना है, जी, exactly। हड्डियों में जो मसाइल हैं और मेरी तरफ ना आए, हालांकि आपकी ख्वाहिश होती है कि आए, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि ना आए, तो डॉक्टर साहब क्या मशवरे देंगे? क्या ऐसी खुराक में ऐसी क्या चीजें जो आपकी हड्डियों को दूध के साथ साथ, वो आप अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा तो कोई अल्टरनेट चीज बताएं जिसका फायदा हो सकता है? अब इसमें ये होता है जी कि जो बच्चा दूध नहीं पीता, बाज़ औक़ात बच्चे जो है या कुछ ह्यूमंस ऐसे होते हैं जो कि लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, ठीक है जी। दूध के उसमें एक कंपोनेंट होता है लैक्टोज, ठीक है। अब तो लैक्टोज फ्री दूध भी मिलता है, ठीक है। ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं, ठीक है। अब ये जितना भी खुराक आप उसको दे दें, लेकिन वो बच्चा अगर जगह से हिले ना, तो फिर भी कोई फायदा नहीं, ठीक हो गया। खुराक खाने पे नहीं है। आपने किसी बॉडी बिल्डर को अभी तक देखा है कि वो घर बैठे वो खुराक खाए और उसकी बॉडी बनी हो? हाँ। सवाल नहीं पैदा हो सकता। ऐसा ही है। वो जाएगा जिम, फिजिकल एक्टिविटी करेगा, अपने आप को टफ टाइम देगा। इसी तरह से बच्चों का मिसाल है, आप इनको खुराक अच्छी दें, लेकिन दिन के 2-3 घंटे इनको भगाए। आजकल गर्मियां, स्विमिंग के लिए लेके जाएं, रनिंग के लिए लेके जाएं, खुद साथ में कुछ एक्टिविटीज उनके साथ किया करें, ठीक है। सो इसी के साथ आपकी फिजिकल हेल्थ बेहतर ठीक हो सकती है। डॉक्टर साहब, अब आते हैं उस मसले पे, कहीं ना कहीं आपने देखा कि थोड़ी सी उम्र गुजरती है, खासकर ख़वातीन की, तो हमारे यहाँ हर एक कोने से एक फरियाद आती है, हाय मेरे गोडे, हाय मेरे गोडे। हाँ, सो बेबी भी आवाज़ करती है, अम्मा और सारों की सूरत हाल यही है। भाजी, गोडे नी जी बिल्कुल ये खराब हो जाते हैं या दर्द होना शुरू कर जाए, कई लोग कहते हैं भैया सर्जरी कर लो, तो क्या आपके पास ऐसा कोई, अगर इस हद तक चीज़ें खराब हुई हैं कि वो आपको पता है कि अंदर जो जेल है वो ख़त्म हो गई, तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप उसको दोबारा वापस करा सकते हैं बगैर किसी सर्जरी के? इसमें ये होता है जी कि सबसे पहले केस को देखना पड़ता है कि जो गोडे के अंदर प्रॉब्लम है वो कौन से ग्रेड पे है, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पर एक बहुत कॉमन कंडीशन होती है, उसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, ठीक है जी। उसके डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3 इस तरह से करके, ठीक है। अब उसमें ये होता है जी कि हमारे लोगों में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हल्का सा कोई पेन या कहीं पे सोजिश या तकलीफ शुरू हो जाती है, हम उसको इग्नोर करते हैं। अच्छा। एक पैनाडोल ले लिया, एक ब्रोफिन ले लिया, ठीक है। यार रात दर्द था, आज सुबह ठीक है, बस ठीक है, चलाई रखो, ठीक है। वो धीरे धीरे करते कराते जो है वो ग्रेड 2 पे, ग्रेड 3 पे पहुंच जाता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बिल्कुल बोन टू बोन कांटेक्ट आ जाता है, यानी इसके बीच में जो भी आपने जेल कहा या जो उसको मेनिस्कस कहते हैं या डिफरेंट किस्म की उसमें पैडिंग होती है, वो खत्म होकर बोन टू बोन कांटेक्ट आ गया, फिर हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा। इससे पहले थोड़े बहुत जो मसाइल आ रहे हैं, ठीक है, इसमें सोजिश हो रही है, हल्का फुल्का पेन हो रहा है, तो वो मोस्टली क्या होता है कि आपके मसल्स बहुत ज्यादा स्टिफ होके आपका बॉडी वेट आपका मसल नहीं ले रहा, वो डायरेक्ट आपके बोन्स और जॉइंट्स पे जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से वो गैप कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और फिर इस तरह के मसाइल आते हैं, ठीक है। एक और सबसे बड़ी चीज होती है कि वो मैं क्लियर करना चाहूंगा, अक्सर आवाम क्या कहती है, गोड़ों में गैप आ गया। जनाब मुबारक हो के गोड़ों में गैप आ गया, ठीक है। क्योंकि 2 बोन्स के बीच में गैप होगा तो मूवमेंट पॉसिबल। अच्छा। अगर गैप खत्म हो गया, बोन्स फ्यूज हो गए, तो फिर मूवमेंट मुमकिन नहीं है।
आप समझ रहे हैं? अच्छा 90% पेशेंट्स आते हैं जी, एक्सरे होते हैं, डॉक्टर साहब गोड़े में गैप आ गया। मैं कहता हूँ मुबारक हो अंकल, तो वो आगे से वो बेचारे ऑफेंड हो जाते हैं, डॉक्टर साहब मुबारकबाद दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि लेकिन उनका जो कंप्लेंट बताने का जो तरीका है वो टोटली गलत है। गैप आया नहीं होता, गैप खत्म हो जाता है। अच्छा और अगर ग्रेड 4 पे पहुंच जाता है या गैप बिल्कुल खत्म हो जाता है, देन सर्जरी इज द बेस्ट ऑप्शन। फिर क्या होता है कि सर्जरी के बाद एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं पोस्ट ऑपरेटिव या पोस्ट सर्जिकल रिहैब। पोस्ट सर्जिकल रिहैब उस चीज को कहते हैं कि एक दफा सर्जरी हो गई, सराउंडिंग के जितने भी स्ट्रक्चर्स थे उन पे इंसिजन लग गया, कट लग गया और वो कॉम्प्रोमाइज हो गए, अगर उसकी फिर फिजियोथेरेपी या मोबिलिटी 2-3 हफ्तों के लिए नहीं होगी तो वो घुटना आपका वैसा के वैसा जाम ही रहेगा। अच्छा उसके लिए जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसके साथ साथ आपने एक और चीज देखी होगी कि लड़कियां जाहिर बात है अपना केयर करती हैं, और फिर आज फैशन का दौर भी है, फिर उसमें फंक्शंस में या वैसे भी सैर सपाटे पे जाना है तो वो ऊंची हील्स का इस्तेमाल करती हैं क्योंकि उससे ज्यादा हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है। उसके आपको क्या लगता है कि कोई नुकसान है, उसके कोई फायदे हैं क्या, उसको यानी लड़की के जिस्म को क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं? सर हील्स जो है कि ओकेजनली अगर पहने जाए उसमें कोई हर्ज नहीं। अच्छा ठीक है, कोई ओकेजन है, आपने घंटा 2 घंटा पहन लिया सो ठीक है। लेकिन आजकल दफातर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में लोग ये हील्स, ऊंची ऊंची हील्स 5-5, 6-6 घंटे तक मुसलसल और रोजाना के बेसिस पे पहन रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है कि हमारी बॉडी के बीच में से एक लाइन गुजरता है जिसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइन कहते हैं। ठीक है जी, ठीक है। ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कुव्वत कशिश, जो कि हर एक चीज जमीन अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी को भी वो अपनी तरफ खींचती है। ठीक हो गया? ठीक है। आपके कुछ मसल्स होते हैं जो कि उस फोर्स को जो है रेजिस्ट करते हैं, सो इसलिए हम एक पोजीशन में खड़े होते हैं बगैर किसी सपोर्ट के। ठीक हो गया? ठीक है। अब क्या होता है जी कि जब हील्स वो पहनना शुरू कर देते तो वो बॉडी का अलाइनमेंट डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लाइन होता है ना आपकी बॉडी में, वो आगे पीछे होना शुरू हो जाता है। ठीक है। जिसकी वजह से आपकी नी पे स्ट्रेस आता है और फिर खवातीन में मोस्टली पेल्विक फ्लोर के यानी कि पेल्विस के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया? अच्छा। पेल्विस के मसाइल आना शुरू हो जाते हैं तो उसके साथ बैक पेन भी होता है। ठीक है, और प्लस ये है कि सारे जो लोअर लिम्स है यानी कि लोअर लेग्स है उसमें मुख्तलिफ किस्म के दर्दे वगैरह। लेकिन खवातीन का एक बहुत बड़ा मसला ये है कि ये फैशन के लिए दर्द, सर्दी, गर्मी किसी की नहीं सुनती, किसी चीज को हाँ? वो किसी की नहीं सुनती, यही तो मसला है, इसलिए वही फिर ये मसाइल होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज, ये हम अगर शाटिका की बात करते हैं, जरा बताएं कि क्या बहुत सारे लोग फिर बड़े, मैं देख रहा था मेरे एक साफी दोस्त, जब उसकी हालत मैंने देखी, बड़े हैंडसम, बड़े उनकी जबरदस्त किस्म की बॉडी, बड़ी हाइट, लेकिन अचानक जब ये मामला हुआ तो बड़ी तकलीफ में थे। तो इसमें क्या कोई अकसाम होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, या फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका इलाज मुमकिन नहीं है, इलाज होता है कामयाब नहीं होता? आपके पास आप क्या तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं? मैं जी थोड़ी सी एक अवेयरनेस इसके बारे में देना चाहूँगा जी, जरूर के प्लेटफॉर्म के थ्रू। लोग शैटिका को कहते हैं जी शैटिका का अटैक आया। जनाब ये कोई हार्ट नहीं है, कोई दिल का दौरा नहीं है कि अटैक आया। ठीक है, इससे पहले ये आपको साइन एंड सिम्टम्स देता है। ठीक है, वो साइंस एंड सिम्टम्स आपको 7-8 महीने पहले शुरू हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि आप सुबह उठे, आपकी कमर फंसी फंसी सी है। ठीक हो गया? आपने आगे बेसन की तरफ, सिंक की तरफ झुके और आप मुंह हाथ धो रहे हैं। ठीक है, और आप फिर जैसे 2 मिनट बाद सीधा होने की कोशिश करें, फिर आपकी बैक स्टिफ है। ठीक है, ये अर्ली साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। ये मस्कुलर प्रॉब्लम होता है जो कि इतना सिवियर होके, क्रॉनिक होके फिर स्पाइन में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अच्छा। जो स्पाइन के प्रॉब्लम्स होते हैं, स्पाइन में डिफरेंट किस्म के मोहरे होते हैं। ठीक हो गया जी? वो 2 मोहरों के बीच में होता है डिस्क। ठीक हो, एक जेल सा होता है। ठीक है, जब वो अपनी जगह से हिलता है तो वो किसी नर्व को प्रेस करता है। ठीक हो गया? नर्व को जब रग पे दबाव आता है तो उसी को अर्कुन निसा कहते हैं या उसी को शाटिका का पेन कहते हैं। ठीक है, बट वो इतना सिवियर इसलिए होता है क्योंकि नर्व जो है वो आपके ब्रेन का पार्ट है। ठीक हो गया? ब्रेन है, ब्रेन से एक दूसरा पार्ट निकलता है, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड, जो कि नीचे की तरफ जाता है। फिर तीसरा पार्ट इसका ये होता है कि जो कि हमारे नर्व्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, तो ये शार्टिक जो एक ड्रग है, नर्व है, ठीक है, उस पर जैसे वो स्ट्रेस आता है फिर वो पेन में मुब्तला हो जाता है। लेकिन अगर वो अर्ली ही साइंस में किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट करें, उसकी बैक देखी जाए, देखा जाए कि मसल्स किस पोजीशन में है, क्या स्ट्रेच की ज़रूरत है, क्या स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। अच्छा, ये भी नहीं करते जब शाटिका हो जाए। शाटिका हो जाए मोस्टली लोग फिर क्या करते हैं जी, सर्जरी का इंतखाब भी करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जी एक दफ़ा आप एक फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट करें, उसके साथ बैठ के मशवरा किया जाए। ठीक है, कि आया बगैर सर्जरी का भी इलाज मुमकिन है कि नहीं, क्योंकि हमारे क्लिनिक पे कम से कम हमने 80-90% बगैर सर्जरी के अर्कुन निसा के इलाज किए, डिफरेंट एक्सरसाइजेज के थ्रू। हाँ, वो एक आध हफ्ता मरीज के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, पेन ज़रूर होता है, उसमें आप दवाई का सहारा ले सकते हैं। रात को जैसे कि आपकी नींद डिस्टर्ब होती है तो आप उसमें एक पेन किलर ले लें ताकि आपका स्लीप
ठीक हो तो आपकी रिकवरी सही तरीके से हो सकेगी, ठीक अच्छा। है। बाकी जो है हरमीत भाई तकरीबन सैकड़ों केसेस ऐसे मौजूद हैं जो कि शाटिका निसा के बगैर मेडिसिन के और बगैर सर्जरी के हल होते हैं। हाँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स आते हैं कि शाटिका बहुत ज़्यादा वर्स हो जाए और हमें लगता है कि अब कोई इंप्रूवमेंट एक्सरसाइज से या मैनुअल टेक्निक से नहीं आता। मैंने खुद रेफर किया डिफरेंट किस्म के न्यूरो सर्जन्स को। सर्जरी का अपना एक रोल है, मेडिसिन का अपना एक रोल है और फिजियोथेरेपी और मैनुअल ट्रीटमेंट्स का अपना एक रोल है। डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा कि एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो बड़ी सिस्टर है उसको भी ये प्रॉब्लम आई अचानक, और फिर हमने उसके कुछ सेशन कराए तो वो कदर बेहतर हो गई है, यानी पहले से वो तकलीफ उसमें जो मुब्तला थी। ये अर्थराइटिस मेरे ख्याल में इसको कहते जी, हैं। अर्थराइटिस। ये क्या है, कैसे होता है, और फिर क्या इसकी रोकथाम के लिए वही सब कुछ है जो आप बता रहे हैं कि या मेडिसिन की तरफ जाया जाए, या फिर जिस तरह मैंने अपनी बहन की बात की कि फिर हमने फिजियोथेरेपिस्ट से रब्ता किया और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जी, इस तरह से होता है जी। अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ उस चीज़ को कहते हैं जो कि आपके बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है, जो कुव्वती मुदाफ़ा जिसे कहते हैं, ठीक है जी, उसके अगेंस्ट पे ये वायरस या ये जरासीम या ये बीमारी डेवलप होना शुरू हो जाती है, ठीक है। कोई भी जरासीम, वायरस, बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आता है तो इम्यून सिस्टम उसको किल करने की कोशिश करता है या डिफरेंट किस्म की एंटीबॉडीज़ उसके लिए बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। अब जो अर्थराइटिस है, अर्थराइटिस एक बहुत बड़ी फैमिली है, ठीक है। इसमें 7, 8, 10, 11 किस्म की बीमारियाँ होती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, एनकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता है, मुख्तलिफ किस्म के, लेकिन ये तमाम जोड़ों की बीमारियां हैं, ठीक हो क्या। अब इसमें क्या होता है जी कि जोड़ सूज जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं, स्टिफनेस आ जाती है और बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। अब ये जो बीमारी है तो ये आपकी बॉडी से ख़त्म नहीं हो सकती। सबसे पहली बात नहीं हो सकती, ठीक है। अब क्या होता है जी कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाके उससे कंसल्ट करें, वो आपको कोई पेन किलर वक्ती तौर पर या कुछ सप्लीमेंट्स दे देगा जो कि बोन्स को और जॉइंट्स को बेहतर कर सकता है, ठीक है। फिर इस बीमारी की सिवियरिटी को कम करने के लिए और इस बीमारी को एक जगह पर रोकने के लिए आपको फिजियोथेरेपी का हेल्प लेना पड़ता है। डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ मशीन्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये मिसाल के तौर पर ये एक जॉइंट है और ये इसी पोजीशन में है 2, 3, 4, 5 महीने तक। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। जब वो चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, यही अर्थराइटिक चेंजेस और डिजेनरेटिव चेंजेस होते हैं। लेकिन अगर हम इसको मूवमेंट देते रहेंगे, ब्लड आता जाएगा, फ्रेश ऑक्सीजन और ब्लड यहाँ पे पहुंचता जाएगा, वो सेल्स डेड नहीं होंगे और वो प्रॉपर तरीके से आपकी जॉइंट की हेल्थ वो मेंटेन रहती है। लेकिन अगर आप इन चीज़ों का इंतखाब नहीं करते तो फिर डेफिनेटली फिर इस तरह के चेंजेस आती हैं। बट ऑस्टियोआर्थराइटिस के जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनमें मोस्टली नी का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। अच्छा। नीज में आ जाते हैं। बाकी रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है तो वो डिफरेंट किस्म के हाथ के जॉइंट्स, उंगलियां टेढ़ा होना, ये सब कुछ उसमें होता है, ठीक है। बट मैं ये सबको सजेस्ट करता हूँ कि जी आप लाजमी फिर महीने में आपके 5-6 फिजियोथेरेपी के सेशंस कराया करें, आपकी कम से कम जिंदगी पेन फ्री रहेगी। और सब लास्टली क्या पैगाम देंगे, दुनिया आपको देख रही है खासकर हड्डियों के हवाले से। जी, बेसिकली सबसे पहली बात ये कि मैं तमाम मर्द ख़वातीन जितने भी देखने वाले लोग हैं तो मैं सबको ये कहूँगा कि एटलीस्ट वंस इन अ मंथ आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट किया करें। जैसे कि एक बंदे का एक डेंटिस्ट होता है ख़ास किस्म का, उसको विजिट करते हैं, ठीक है। फिर किसी का हेयर ड्रेसर होता है, वो उसको विजिट करता है। एक दर्जी होता है, टेलर होता है, उसको विजिट करता है। आपकी ज़िंदगी में इस दौर में एक फिजियोथेरेपिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, जिसको आपकी पूरी बॉडी का आइडिया हो कि आपके नेक के मसल्स इस पोजीशन में है, अपर बैक, मिड बैक के इस पोजीशन में है, बैक स्टिफ थी, नीचे लोअर लिम्स यानी लेग्स के क्या कंडीशन है। वो टाइम टू टाइम हर महीने आपको डिफरेंट किस्म के 2-3 एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचेस गाइड करेगा, जो कि आपको बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारी दवाइयाँ खाने से और बहुत सारा पैसा ज़ाया होने से बचाएगा। और उन एक्सरसाइजेस पे आपके हार्डली 5-7 मिनट लगेंगे। आप खुद बताएं कि हम आपको जब एक्सरसाइज करते हैं हार्डली 10 मिनट्स लगते हैं ना जी। बिल्कुल ऐसे ही है। उस एक्सरसाइज के बाद आप फिर कैसा फील करते हैं? रिलैक्स होके पाजी, लाइट और हवा में उड़ने लगता हूं। और अगर आप वो 2-3 हफ्ते करते हैं तो आपके कम से कम 4-5-6 महीने बेहतरीन गुजर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब के जो टिप्स हैं आपकी ज़िंदगी में कारामद साबित होंगे। लेकिन एक चीज़ जाते जाते मैं आप सबको कहूँगा कि कोशिश कीजिएगा, एक्सरसाइज करें 30 मिनट्स नहीं तो 20 मिनट्स, लेकिन वक्त निकालें अगर आपने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।